नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा, अभी इसको लेकर फैसला नहीं हुआ है और जेपी नड्डा का कार्यकाल दूसरी बार पूरा होने के बाद भी सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच नया सस्पेंस उत्तर प्रदेश का भी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का राज्य का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये सवाल इसलिए कि पंचायत के चुनाव से पहले क्या ये फैसला होगा या पंचायत के चुनाव के बाद। अगर पंचायत चुनाव से पहले ये फैसला होता है तो उस पर क्या असर होगा, क्या बीजेपी की रणनीति है और कौन कौन बड़े चेहरे इसके दावेदार हैं। वैसे तो बीजेपी में इस वक्त चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, किसी भी पद पर कौन कैसे आएगा इसको लेकर कोई आकलन, कोई गणित, कोई भी किसी भी तरह की भविष्यवाणी किसी के लिए भी करना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज है मामला। फैसला जिन दो लोगों को करना है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो कब किसका नाम लें, किसको उपयुक्त समझें, ये तमाम बातें हैं। लेकिन इन सब के बीच जो इस वक्त दावेदार हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में, वो कौन कौन है, समझने की कोशिश करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ प्रशांत देव, एसोसिएट एडिटर न्यूज 24, हमारे वरिष्ठ साथी हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार। सुरेंद्र दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार। नावेश शिको जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद गोस्वामी जी, आपके पास आऊं, लेकिन प्रशांत जी जुड़ गए तो शुरुआत प्रशांत जी से करते हैं, क्योंकि फैसला दिल्ली से होना है। चेहरे किरदार उत्तर प्रदेश में लखनऊ में प्रमोद जी आपके आसपास हैं, सुरेंद्र दुबे जी आपके आसपास, लेकिन प्रशांत जी इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर में इसको लेकर किस तरह की बातें, चर्चाएं, ग्रुप जितने गुटबाजी, तो कौन कौन से नाम हैं जो बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में चर्चा में है? देखिए मीना जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि मुझे जो लगता है और जो मतलब एटमॉस्फेयर इसको ये बताते हैं वो ये है कि इस बार का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कौन होगा, इससे ज्यादा जरूरी लगता है कि कैसा होगा। कैसा होगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, इसीलिए समय लग रहा है। मुझे लगता है कि समय लग रहा है क्योंकि अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका सारे काम उसी हिसाब से ठीक ठाक चल रहे हैं। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी होंगे, जो भी होगा, वो कैसा होगा, उसकी कार्य पद्धति कैसी होगी, क्या एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बिल्कुल एक सख्त अध्यक्ष होगा जो पूरी पार्टी को कमांड करके चलाएगा। ये तमाम तरह की ऐसी बातें हैं, उसी पे मंथन चल रहा है। देखिए 2024 के बाद से आप एक जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि पहले आप देखिए 2024 के बाद जितने भी चुनाव हुए विधानसभा के, उसके जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जो जानकारी हुई वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हुई। बहुत मुश्किल से जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, और उसमें उथल पुथल की हुई है। उसके पहले ऐसा नहीं होता था। उसके पहले होता था कि जो फरमान आदेश निकल गया वही सर्वमान्य है, कहीं कोई विवाद नहीं होता था। लेकिन इसमें आपने विवाद भी देखा और लास्ट मोमेंट पे चीजें तय होते सबने देखा है। तो ये एक बदलाव आया है। तो क्योंकि अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर के मुझे यही लगता है कि इसमें लास्ट मोमेंट तक एक मंथन चल रहा है। अब सवाल है कि कौन होगा। शिवराज सिंह चौहान का भी नाम आता है, देवेंद्र फडणवीस का भी नाम आता है, कई और लोग हैं उनके भी नाम आते हैं। अब नाम की बात कीजिए तो क्षेत्र और जाति समीकरण पे भी चर्चा होती है कि शायद इस बार दक्षिण भारत से कोई होगा या फिर ओबीसी या दलित समाज से होगा। ये तमाम तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ जब तक कोई चीज आधिकारिक तौर पे अनाउंस न हो जाए सिर्फ कयास ही लगाए जाते हैं। ये कार्य पद्धति है भारतीय जनता पार्टी के काम की। एक व्यक्ति एक पद का अगर नियम का पालन होता है तो चाहे कोई केंद्रीय मंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, उनके नाम आने मुश्किल है। और वैसे भी क्यों किया जाए, क्योंकि अगर एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसके पास पहले से कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं हो, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास वैसे भी बहुत ज्यादा काम होता है, पूरा देश होता है और देश में जितने राज्यों में कैसे संगठन को मजबूत करना है, तो निश्चित ही किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश पार्टी को होनी चाहिए या ऐसा चेहरा आना चाहिए जो इस वक्त किसी जिम्मेदारी पर, अहम जिम्मेदारी पर नहीं हो। बहरहाल बात राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के अध्यक्ष उत्तरकाल में समझने की हम कोशिश ये कर रहे हैं कि राज्य के अध्यक्ष पद में भी
कितना समय लगना चाहिए, कितना अपेक्षित है, कौन कौन से नाम है, क्यों अभी तक हो नहीं पा रहा है फैसला। सुरेंद्र दुबे जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। इस वक्त की जो तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश की समझ में आती है, जिस तरह से आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट अध्यक्ष संगठन में किस तरह की शख्सियत होनी चाहिए, कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए जिसको अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि संगठन में और सरकार में तालमेल बना रहे, पंचायत चुनाव में पार्टी के लिए हितकर हो और पूरे प्रदेश के संगठन को मजबूत भी करे। देखिए मीना जी, उत्तर प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों से कुछ बिल्कुल अलग है और यहाँ तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्हीं की बहुत ज्यादा ट्यूनिंग केंद्रीय नेतृत्व से नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष चुनना और कठिन काम है, क्योंकि ऐसा आदमी हो जो मोदी जी का यशमैन हो। देखिए, अब कोई योग्यता से नहीं चुना जाता, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो वो मोदी जी का यशमैन हो और योगी जी चाहेंगे कि हमारा आदमी हो, क्योंकि 27 में चुनाव है। अभी ग्राम पंचायत के चुनाव है, लेकिन वो बहुत इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन 27 के चुनाव तो महत्वपूर्ण है ही। और देखिए, पिछले काफी अरसे से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव फंसा हुआ है, बड़े बड़े नाम आए और ये सब कयासबाजी है। जाहिर उस कयासबाजी में हम लोग भी हैं। कभी हम बता देते हैं कि फला आदमी हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले चला संजय जोशी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये हुआ कि बस अब वो तुरंत होने वाले हैं। कुछ लोगों ने ये भी खबर चला दी कि साहब उनके घर पर मिठाइयां बट गई हैं और लोग उनसे मिलने जाने लग गए हैं। हालांकि न जोशी जी ने कुछ कहा, न केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ कहा, नहीं हुआ। उसके बाद कुछ लोगों ने शिवराज चौहान का नाम चलाया, कुछ लोगों ने जो राजस्थान की पुरानी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनका नाम चलाया। वो दोनों तो बिल्कुल वैसे भी प्रधानमंत्री का उनके साथ आंकड़ा ठीक नहीं है। शिवराज सिंह को भी बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए, कोई ऐसा पावरफुल आदमी अध्यक्ष नहीं बनेगा जो नंबर 1 या नंबर 2 के लिए कोई चुनौती देने वाला हो। एक बात आप समझ लीजिए। इसलिए जब शिवराज सिंह की बात होती है, तो जब उनको इन दोनों लोगों ने मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया, जबकि वो चुनाव वो जीते थे और अच्छे नेताओं माने जाते हैं, इसीलिए उनको हटा करके दिल्ली ले गया। तो एक कोई जिसको कहते हैं लंगड़ा लूला आदमी तराशा जा रहा है, जो देखने में तो हृष्ट पुष्ट हो, लेकिन वो चले इनके निर्देश पर। ये जो ट्राई साइकिल में बैठा दे उसी पर चले, केंद्र में नहीं तय हो पा रहा। उत्तर प्रदेश में वही बात। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि जाति का होगा, तो एक बात तो आप जान लीजिए कि ठाकुर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री ठाकुर है। ब्राह्मण इसलिए नहीं होगा कि आजकल ठाकुर जो है ब्राह्मण भी है, उनको भले बीजेपी के मतदाता माने जाते हो, किनारे हैं। इस समय या तो बैकवर्ड से कोई या दलित में से कोई नाम चुना जाएगा। और देखिए, ये पार्टी हमेशा जिसको कहते हैं चौंकाने की आदि रही है। जब स्वयं ये क्या कहते हैं योगी जी बने थे तो उनका कोई नाम नहीं था, नाम मनोज सिन्हा जी का चल रहा था, और वो बाकायदा वाराणसी में आके पूजा पाठ करके शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, बाद में बना दिया गया इनको। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन होगा, इसलिए मैं इन नामों को चुनता ही नहीं जो नाम चर्चा में है। और ये भी जान लीजिए कि जिसका नाम चर्चा में आ जाता है वो खर्चा में चला जाता है। फिर वो पकड़ में जमता है, बीजेपी की। इसलिए बड़े तमाम जो नेता हैं वो ये चाहते हैं कि और कुछ ना हो लेकिन हमारा नाम कहीं नहीं आए। इसलिए बेचारे पत्रकार मित्रों से भी हाथ जोड़ के बोलते हैं, कम से कम मेरे भले चाहते हो तो मेरा नाम नहीं लेना है। बिल्कुल ठीक है। प्रमोद गोस्वामी जी, जो बात सुरेंद्र दुबे जी ने कही कि भाई ठाकुर हो नहीं सकता, ब्राह्मण हो नहीं सकता, दलित या ओबीसी या पिछड़ा वर्ग से कोई ऐसा नाम जिससे कि बीजेपी की गणित में वो फिट हो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी ज्यादा मुश्किल है इस चुनाव तक, इस चयन का करना, इस नाम का आना। तो मैं एक बात कह दूं प्रमोद जी की, तो उसके पहले मैं कह दूं, ऐसा व्यक्ति चुना जाए
तराशा जा रहा है, जिसकी जो राजनीतिक गणित में फिट हो, लेकिन उसको अब गणित आती ना हो, तो अगर वह गणित आती होगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बहुत बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी मुश्किल है। और अगर वरिष्ठ लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि पार्टी के भीतर के जो लूले लंगड़े लोग नहीं हैं या जो राजनीतिक गणित को समझते हैं वो लोग इस बात को नहीं जान रहे हैं। लेकिन उन लोगों की स्थिति कितनी परेशानी वाली है। देखिए, लोग कितनी आबादी है और लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं से परेशान रहते हैं, लेकिन यहाँ तो जो एकदम बड़े नेतागण हैं और दिग्गज हैं, कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, कोई अध्यक्ष की कुर्सी पर जाने वाला है, कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने देख रहा है। सबसे ज्यादा परेशान यही लोग हैं, ऐसा लगता है। 365 दिन 24 घंटे इनकी नींद में सिर्फ वही चिंता रहती है, चुनौती है। तो प्रमोद गोस्वामी जी, ऐसा लूला लंगड़ा या ऐसा राजनीतिक गणित को नहीं समझने वाला जिसका यहाँ सुरेंद्र द्विवेदी ने जिक्र किया, या फिर जिसकी अपनी कोई भी फैन फॉलोइंग उस तरह की नहीं हो, या जिसका अपना कोई विचार नहीं हो, ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आपको कौन नजर आ रहा है? मीना जी, देखिए, इसमें इस जो डिबेट में दो चीजें जो अभी प्रशांत जी ने और द्विवेदी जी ने बात कही, देखिए, उस संक्षिप्त में हालांकि नेशनल लेवल पे के अध्यक्ष को लेके कह दी। दिक्कत ये है कि नेशनल लेवल पर अध्यक्ष का मामला इसलिए अटका हुआ है कि कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वो संघ और मोदी शाह के बीच ये टकराव है कि हमारा होगा कि तुम्हारा होगा। बहुत स्पष्ट है इसमें मुझे कोई दुविधा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस मोदी शाह के यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी का ये है कि उत्तर प्रदेश की कमान मैं संभाले हुए हूँ, यहाँ के क्या समीकरण होंगे, यहाँ कौन अध्यक्ष होगा, कैसे क्या होगा, उसमें मेरे हिसाब से चीजों को या जो शतरंज है उसमें मोहरे मेरे हिसाब से बिठाए जाने चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर संघ इस बात पर एडमेंट है कि डमी कैंडिडेट या ट्राईसाइकिल पर चलने वाला, जो सुरेंद्र जी ने कहा, जैसे नड्डा साहब हैं ट्राईसाइकिल पैटर्न के जो उन्होंने कह दिया, मतलब पट्टी बांध दी और उनसे कह दिया कि ये बोलो, उन्होंने बोल दिया। तो ऐसा अमित शाह और वो चाहते हैं कि जो हमारे अकॉर्डिंगली चले। यही स्थिति इसीलिए इतना फास्ट पड़ा हुआ है। ये पिछले 5 वर्षों में ये टकराव संघ और बीजेपी के बीच जो एक कहा तो ये जाता था कि यहाँ एक पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी है और पूरी तरीके से एक जो चुनावी प्रक्रिया उसके तहत आता है, तो अभी कहाँ हुआ? आप बताइए, नड्डा जी को कितने दिन हो गए उनको चल रहे हैं, एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं बीजेपी में। ये पहली बार नड्डा जी को लेके, ये चूंकि चॉइस उनकी है मोदी जी की और उनकी, तो वजह से इसमें संघ को भी वो कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाने की काम कर रहे हैं या बताने की, उनको जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंगली होना चाहिए, क्योंकि हम देश को चला रहे हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी वही फार्मूला लागू कर दिया। वो गले की फांस बना हुआ। उन्होंने कहा कि जब आप मतलब वहां केंद्र में आप अध्यक्ष को लेके ये टकराव है, तो फिर उत्तर प्रदेश तो मैं चला रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश आप ही की जो रणनीति है, आप अपनी रणनीति के हिसाब से चलिए ना। अगर आप चाह रहे हैं कि हम केंद्र हम चला रहे हैं, तो अध्यक्ष हमारे हिसाब से होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश हम चला रहे हैं, तो अध्यक्ष हमारे हिसाब से होना चाहिए। ये एक, मुझे लगता है कि ये एक टकराव जो बना हुआ है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, आपने मीना जी पहले ही बिल्कुल एक बात शुरुआत में ही आपने ये बात कह दी कि प्रोडक्ट करना बहुत मुश्किल है, और बीजेपी जैसी पार्टी के अंदर के कौन हो सकता है, होता कोई है, नाम किसी का चलता है, आ कोई जाता है। जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा कि योगी जी आ गए और नाम सिन्हा जी का था। तो उत्तर प्रदेश में देखिए बड़ी स्थिति है। यहाँ पर दिक्कत ये है कि सवर्ण, ये बात सही है कि सवर्ण होने की संभावना कम है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के रूप में ब्रजेश पाठक को बना रखा है
और ब्राह्मण के चेहरे के रूप में और क्षत्रिय के रूप में योगी जी स्वयं बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री के रूप में। इस बीच में अब होगा, मुझे लगता है कि होगा ओबीसी और दलित के बीच में से किसी को लेके आ सकते हैं, आने की संभावना है। मौर्य जी को लेके भी, केशव प्रसाद मौर्य को लेके भी चर्चाएं चली कि साहब उनको संगठन की सौंपी जाएगी। स्वतंत्र देव सिंह को लेके भी आया, लेकिन वहां भी एक विरोध हुआ या वो चीजें हट गई। ये चाहते नहीं है मौर्य जी के मैं आऊं, वो चूंकि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो वो एक बार उनको प्रिय प्रलोभन दिया गया, या ये बात अपरोक्ष रूप से कही गई कि अब आप संभालिए, अब की 27 के बाद आप ही होंगे। लेकिन ये खाली हवा है, अब कितना सही है कितना गलत है ये तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन राजनीतिक गलियारे में चर्चा की बात जरूर है। दलित स्थिति है कि दलित इस समय, दलित वोट बैंक जो है वो सभी राजनीतिक दलों के लिए उत्तर प्रदेश में एक वो बना हुआ है, केंद्र बिंदु बना हुआ है। क्योंकि मायावती जी कमजोर हुई हैं, उस दलित वोट बैंक को कैसे अपनी तरफ लेके आया जाए, इसके लिए तो मुझे लगता है कि शायद, लेकिन कोई ऐसा कद्दावर नेता है नहीं कि जिसका कि दलितों में बीजेपी के पास जिनकी की एक अच्छी या मजबूत पकड़ हो। तो वो मुझे लगता है कि अगर कहीं कोई चीज बनी, जैसा कि एक राजनीतिक परिदृश्य दिखाई दे रहा है, या एक वो है कि दलितों के वोट बैंक पे कांग्रेस भी लगी हुई है, सपा भी लगी हुई है और भाजपा तो लगी हुई है, तो इसलिए हो सकता है कि किसी दलित को लाके, और जो सुरेंद्र जी ने कहा मैं इस बात से सहमत हूं कि वो राजनीतिक समीकरणों में गोटियों में तो फिट हो, लेकिन हो विकलांग, मतलब वो चले छड़ी दूसरे की हो, तो उस हिसाब से ये राजनीतिक सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बीजेपी खुद को कहती है। बीजेपी के तमाम नेतागण केंद्रीय नेतृत्व को मान लेते हैं, इतना समय नहीं है कि ये जो सोच बीजेपी के लिए इस वक्त बन चुकी है उनको कोई बताता नहीं होता है, क्योंकि दरअसल नेताओं के आसपास तो जितने लोग होते हैं वो सिर्फ उन्हें अच्छा 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 दिखाते हैं, इसलिए उन्हें ये मालूम नहीं है। लेकिन बीजेपी के भीतर वरिष्ठ नेताओं की जो एक कतार है वो सब जान रहे हैं, नावेश शिको जी, कि आज बीजेपी के बारे में क्या सोचा जा रहा है। उसके बाद भी कद्दावर नेताओं की तरफ से कहीं भी कोई कि भाई ये जो नैरेटिव बन रहा है बीजेपी के लिए ये सही नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी सही नहीं है, बीजेपी के लिए भी सही नहीं है, पार्टी के लिए सही नहीं है, और ऐसे दिग्गज नेताओं के लिए भी जिन्होंने दशकों अपना बीजेपी को सींचने में दिया है उनके लिए भी सही नहीं है, क्योंकि वो दरकिनार होकर ऐसे नेताओं को स्थापित किया जा रहा है जिनका अपना खुद का कोई वजूद नहीं है। हालांकि इसका दूसरा परिप्रेक्ष्य ये है कि भाई पार्टी इस वक्त नई लीडरशिप तैयार कर रही है, नए नेता तैयार किए जा रहे हैं, तो पुराने नेता जिन्होंने इतने सालों दशकों तक मेहनत की उनको अगर उस मेहनत का इनाम नहीं मिलेगा और नए नेता तैयार होंगे तो ये जो पार्टी में सीनियर लीडरशिप में क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस जो डेवलप हो रही है, नावेश शिको जी, इस वक्त बीजेपी में उत्तर प्रदेश में कैसी तस्वीर आप देखते हैं इस आइडेंटिटी क्राइसिस की? मतलब जो अध्यक्ष पद की रेस के जो नाम हैं उन्हें मालूम है कि वो नाम होते हुए भी उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल आपसे मिलता जुलता सवाल अखिलेश यादव ने संसद में उठाया था और अमित शाह जी ने बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया, और मैं समझता हूं कि अमित शाह ने बड़ा उम्दा जवाब दिया और ये बात सच भी है। और अमित शाह जी ने अखिलेश यादव पे तंज करते हुए कहा कि भाई आपकी पार्टी में तो ये तय है कि आप ही रहोगे या आप आने वाले समय में आपका बेटा अध्यक्ष रहेगा पार्टी। और मैं भी पूरे दावे से कहता हूँ कि आपसे 8-10 साल बाद भी आप ही अध्यक्ष हो गए। लेकिन हमारी पार्टी में बड़ी दिक्कतें हैं, पूरे इतनी बड़ी विशाल पार्टी है, हर कैडर के लोग हैं, संगठन है, कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, नई पीढ़ी के नेता हैं, पुरानी पीढ़ी के नेता हैं, संघ हैं, सबकी राय शुमारी और सबका मशवरा बहुत जरूरी होता है। तो ये बात तो सही भी है, लेकिन इतनी भी क्या देर कि हमारा परिवार इतना बड़ा है कि हमारे घर में लंच के टाइम लंच नहीं बन पा रहा है, लंच के टाइम डिनर बन रहा है और डिनर के टाइम लंच बन रहा है, क्योंकि आपस में तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर खाना क्या है। ऐसा भी क्या बड़ा परिवार होना, कुछ तो है, इस बात में कोई शक नहीं है। और 2-3 बिंदु जो मुझे नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे जो उनके अध्यक्ष में देर हो रही है। उत्तर प्रदेश के लिए अध्यक्ष बेहद
अहम इसलिए भी होगा, जाहिर सी बात है कोई भी अध्यक्ष के चयन में अहम तो होता ही है, लेकिन उसे 2027 की पिच तैयार करनी है। ये बहुत कठिन समय होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तीसरी बार जीतना कोई आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन क्या आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या उस आसानी से बन पाएंगे? हालांकि नरेंद्र मोदी भी आसानी से प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बन पाए, बैसाखी के सहारे बने हैं, सहारे भारतीय जनता पार्टी इतनी मेजोरिटी नहीं ले पाई। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नाश हो गई इन लोगों की। अब उत्तर प्रदेश को की एक पिच तैयार करनी है तीसरी बार जीतने के लिए। एक कठिनाई ये होगी जो भी अध्यक्ष होगा उत्तर प्रदेश का, और दूसरी सबसे बड़ी जो मुश्किलें बीच में आती रही और भाजपा और संघ मिलकर उसको संभालता रहा, जो उत्तर प्रदेश में दिल्ली और लखनऊ में जो खटपट समय समय पर होती रहती है, ऐसा कोई व्यक्ति, जाहिर सी बात है जो भी अध्यक्ष होगा उत्तर प्रदेश का, उसका अमित शाह और मोदी जी की रजामंदी से ही होगा। लेकिन वो योगी जी की भी कुछ सुने कम से कम, क्योंकि साथ में काम करना, सरकार और संगठन, ये मुद्दा बड़ा उठा था उत्तर प्रदेश में, बड़ी खटपट हुई थी। सरकार और संगठन ये जुमला इतना उठ रहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि आखिरकार उसका नतीजा पता चल गया कि सरकार और संगठन के बीच खटपट ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। तो सरकार और संगठन दोनों साथ में काम करे, इसलिए अध्यक्ष ऐसा हो कि योगी आदित्यनाथ को भी ना खटके और वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व का आदमी हो। दूसरी समस्या राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, इस बात को महसूस करना होगा। बच्चा कोई हाई स्कूल पास करता है, घर का इंटर पास करता है, तो ये आदमी सोचने लगता है कि भाई अब इसको किस दिशा में जाना है, किस नौकरी में जाना है, कब हमें इसकी शादी करनी है। ये सब तमाम चीजें बहुत ही बुनियादी होती हैं और विचार और उसकी तैयारी तो बनने लगती है। अब देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी के साथ के बाद कौन होगा, ये तो सोचना ही पड़ेगा, भाजपा को भी और देश को भी। देश के वो लोग जो भाजपा का समर्थन करते हैं कि भाई कोई तो रास्ता तय करना होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता है और मैं समझता हूं कि इसकी तारीफ करनी चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़े नेता बने और प्रधानमंत्री के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया गया और फिर वो प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन शुरुआती दौर में उन्होंने एक लाइन तय की थी उम्र की, और उन्होंने कहा था एक उम्र के बाद में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, मार्गदर्शन मंडल में नेता को आ जाना चाहिए, उसको किसी ऐसे पद पर नहीं रहना चाहिए जिसके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां। तो उस लाइन पर, नरेंद्र मोदी की ही लाइन पर, नरेंद्र मोदी के लिए ही काम होना है और ये वही करेगा जो अध्यक्ष बनेगा। यानी नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करने का काम कोई आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष ये तय करेगा कि नरेंद्र मोदी को हटा के किसको जगह दे। भाई 2-3 साल तो ग्राउंड तैयार करने में होती है ना। नरेंद्र मोदी की तरह दावेदारी फर्स्ट लाइन की किस नेता की भाजपा को होना चाहिए, योगी की होना चाहिए, फला को होना चाहिए, धमाका होना चाहिए, कौन उनकी गद्दी संभाल सकता है, किसको प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, या फिर नरेंद्र मोदी भी 100 साल के बाद भी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट होते रहेंगे। ये तो संघ और भाजपा को सोचना है, और सोचने वाला कौन होगा, जो अगला अध्यक्ष बनेगा। तो इस तरह के जो हमारे सीनियर्स ने कहा है बिल्कुल सही है कि जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच कोऑर्डिनेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, वो भी ठीक करनी है और दोनों की सहमति से कोई ऐसा अध्यक्ष तय करना है जो नरेंद्र मोदी का रिप्लेसमेंट आने वाले 2-3-4 साल में सोच सके या उसके लिए ग्राउंड तैयार कर सके। तो ये दो मुश्किलें हैं। मैं समझता हूँ इस मुश्किलों में अमित जी, ये चर्चाएं हमेशा समय समय पर बीच बीच में चलती रही हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में भी कुछ न कुछ गड़बड़ है। प्रशांत देव जी, दिल्ली में आप जब रहते हैं, पार्टी मुख्यालय में और मंत्रालयों में घूमते हैं, आपको भी ये सुनने को मिलता है कुछ इस तरह की तस्वीर की दोनों के बीच ऑल इज नॉट वेल? जी, मेरे को फिर से सवाल दोहराइए। प्रधानमंत्री और अमित शाह के बीच में कुछ सहमति को लेकर भी इश्यूज हैं क्या? उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव में भी ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण हो कि जैसा सुरेंद्र दुबे जी ने कहा, प्रमोद जी ने कहा, नागेश जी ने कहा कि भाई दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले से ही उस गुट में उतने
प्रिय नहीं है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के उसमें, लेकिन यहाँ संघ भी है। फैसला उत्तर प्रदेश का जो होगा वो देश के फैसले के जितना ही महत्वपूर्ण कई मायनों में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन, जब ये बात आती है तो सुनने को मिलता है कि संघ ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि मोदी के बाद योगी, लेकिन अमित शाह ये बात कैसे समझ पाएंगे कि मोदी के बाद योगी? तो अमित शाह जो है वो प्रधानमंत्री के बीच में भी बहुत बार इस तरह की खबरें आती है कि ऑल इज नॉट वेल। देखिए मीना जी, उसको तो कोई कैसे एक्सप्लेन करेगा, सब अटकलों वाली बात है, लेकिन आप सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री के बाद कौन, अगर योग्यता के आधार पर, पब्लिसिटी के आधार पर, जनाधार के आधार पर देश में कोई भी सोचेगा तो योगी जी का नाम सोचेगा। रणनीति के आधार पे नाम 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, लेकिन जो एक क्लीन इमेज लीडर की है और जो उनकी पॉपुलैरिटी है स्टेट में, और भी छोटा मोटा स्टेट, उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट जिसको मिनी इंडिया कहा जाता है, उसका मुख्यमंत्री और पूरी धमक के साथ मुख्यमंत्री, तो ये चर्चा बहुत आम है। तो अब ये सच्चाई में तब्दील होगा या नहीं, ये मतलब भविष्य के गर्भ में होगा। लेकिन जो अध्यक्ष को लेकर के जो नाम की चर्चा हो रही है, देखिए सभी वरिष्ठ लोगों ने अपने अपने बात कहे, मैं गोस्वामी साहब से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये मसला जो है ना, संघ बनाम ये 2 वरिष्ठ जो है शाह और मोदी, तो इसमें एक कुछ तय नहीं हो पा रहा है। मतलब नाम तो तय हो गए हैं, किस पे मुहर लगे बस इसी में दिक्कत आ रही है, इसी वजह से इतना डिले हो रहा है। और मैं आज फिर से आपको दोबारा ये बता रहा हूँ कि कौन होगा से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि कैसा होगा, वो कैसा होगा, क्या सिर्फ बात को सुनने वाला होगा या अपनी बात को सुनाने वाला होगा। इस बात महत्व इसी बात का बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए 2024 के बाद स्थितियां बहुत तेजी से बहुत जबरदस्त तरीके से बदली है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5.5 लाख से 1.5 लाख आ गए। आप उत्तर प्रदेश जैसी सीट पे आपने झोली में 37 सीट समाजवादी पार्टी को दे दिया। मैं यही कहता हूं कि आपने दे दिया इसलिए कि समाजवादी पार्टी के जब हम चुनाव में जाते थे, उनके कोर 2-4 लोगों को छोड़ करके कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो लोकसभा जीत करके संसद में पहुंचने वाले हैं। जीत का दावा तो हर कोई करता है। तो जो अंदरूनी टसल हुई, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो यानी कि जो संगठन जहां पे अदृश्य हुआ, उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में आपको भुगतना पड़ गया। तो उसको लेकर के मतलब वो टेस्ट हो गया ना, वो ताकत, वो जो कहते हैं ना कि मोदी के नाम पर सब कुछ चलता है। तो ये समीकरण जब जमीन पे टेस्ट हुआ तो वो टेस्ट वो जो मैं तो कहूंगा भ्रम था, वो भ्रम टूट गया। भाई खुद अपनी सीट इतनी कम हो गई, आप पूर्वांचल में देखिए गायब हो गए। तो मोदी मैजिक नहीं चला क्या, समीकरण चला। समीकरण यानी कि जो संगठन ने जो समीकरण बनाए उसका फायदा दूसरे दल को मिला और आपको नुकसान हुआ। तो इन सब चीजों को संघ ने फिर उसको इकट्ठा किया, समझा, और फिर जो कहते हैं कि संघ ने उसके बाद जो ताकत लगाई, तो आपको हरियाणा मिला, दिल्ली मिला, महाराष्ट्र मिला, ये सब चीजें हुई। लेकिन ये सबने महसूस किया था उत्तर प्रदेश में कि कहीं न कहीं कार्यकर्ता स्तर पर कमी थी। दूसरी बात, जो एक सिरे से हम लोग जो नकार रहे हैं कि अगर जाति समीकरण पे अध्यक्ष का चुनाव होगा और सवर्णों को बिल्कुल ना पूछा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ना हो कि बस सवर्ण को ही पूछ लिया जाए, क्योंकि उनको बार बार हर चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव से उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ कि ब्राह्मण नाराज है, हर विधानसभा में ब्राह्मण नाराज है, फिर राजपूत नाराज है, तो ओबीसी को बहुत ज्यादा बल मिल गया। तो कम से कम संगठन में ऐसा भी हो सकता है कि संगठन मतलब अध्यक्ष के तौर पे ऐसे सवर्ण से बैठा दीजिए, और बाकी जो आपको ओबीसी और दलित की पॉलिटिक्स करनी है, तो वो जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा विधायक का, सांसद का, उसको एड्रेस कर लेंगे। तो दोनों चीजें बराबर भी हो सकती है। मैं तो अपना एक आकलन बता, मतलब अगर किसी सवर्ण का नाम भी आ जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। दलित राजनीति तो वैसे भी दलित वोट बैंक 4 भागों में इस वक्त बढ़ चुका है, 5वें में बांटने की कोशिश यहाँ चंद्रशेखर के द्वारा की जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये प्रमोद गोस्वामी जी कि अब अगर हम ये देखें कि सवर्ण के 2 नाम जो अध्यक्ष के लिए उपयुक्त है, तो उत्तर प्रदेश में ये पहले 2 नाम है जो दरअसल पार्टी के लिए बेहतर हो सकते हैं। पार्टी किसको लाएगी ये अलग मुद्दा है, और दलित से या ओबीसी से किसी को लाते हैं तो ये नाम उपयुक्त है जिससे पार्टी का भला हो। अब हम ये नहीं बात कर रहे कि पार्टी किसको लाएगी
या बीजेपी किसको ला सकती है, या लूला लंगड़ा या जो अपनी गणित को नहीं समझता है वो होगा। बात ये कि पार्टी के लिए हितकर, पार्टी के लिए बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले नामों की अगर हम चर्चा करें तो एक नाम सवर्ण में सबसे ऊपर प्रमोद जी, और दूसरा दलित में, और तीसरा ओबीसी में कौन हो सकता है? मीना जी, ये बड़ा कठिन सवाल जरूर है, लेकिन इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ कि कठिन है कि हालांकि प्रशांत जी ने ब्राह्मणों की बात कही है कि सवर्ण मतलब ब्राह्मणों की नाराजगी है, क्षत्रिय मुख्यमंत्री है, इस समय क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच एक टसल चल रही है उत्तर प्रदेश में, ये सर्वविदित है। लेकिन बावजूद उसके अगर आप देखें तो ब्राह्मण में अगर किसी को लेके, क्षत्रिय तो नहीं आएगा, सवर्ण में आ भी जाए, अब क्या नाम सवर्ण में ले भी आए तो क्षत्रिय तो नहीं आएगा चूंकि मुख्यमंत्री है, ये बात तो मुझे ऐसा लगता है कि समीकरण नहीं बैठते हैं। अब सवर्णों में लगता है कि ब्राह्मण आ जाए, ब्राह्मण में कौन ऐसा नेता है, चर्चा तो यहाँ चली दिनेश शर्मा की, लेकिन दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री रहे, उनको हटाया इसलिए गया कि वो किसी दीन के नहीं निकले, मतलब वो उनका कोई वजूद नहीं दिखाई दिया, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो उसमें फिट बैठ पाएंगे। हालांकि चर्चा में उनका नाम है, वो भी लगे हुए हैं, मुझे मालूम है कि वो सारे गोटे बिछाई जा रही हैं, लेकिन उनके नाम पर यहीं आकर वो एक स्थिति बिगड़ जाती है दिनेश शर्मा को लेके कि ना तो उनके पास संगठनात्मक क्षमता है और मुख्यमंत्री रहे वो भी वहां कोई बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। ये बात अलग है कि वो शालीन है, सबसे गुडी गुडी रखते हैं, लेकिन वो मतलब किसी दीन के नहीं है, ऐसा उप मुख्यमंत्री के रूप में रह के उनकी एक छवि बन गई जो उनको नुकसान देगी, वरना वो एक मुफीद व्यक्ति हो सकते हैं या हो सकते थे। दूसरा कोई ऐसा सवर्ण नेता मेरी ब्राह्मण नेताओं में मेरा नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा कौन हो सकता है, ये भी चर्चा चली। दलित और जी, मैं वही कहा, इसमें फिर एक सवर्ण की बात में जो प्रशांत जी की बात को ही मैं थोड़ा सा जो संभावना है उसमें आया कि ब्रजेश पाठक को संगठन में ले आया जाए, वो संगठन के भी अच्छे हैं, उनकी पकड़ भी मजबूत है कंपेरिजन टू दिनेश शर्मा, लेकिन वो लाते हैं क्योंकि वो बाहर के हैं, वो संघ के या भाजपा के कोई पुराने नहीं रहे हैं, और ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि नहीं सौंपी जाएगी इसको लेके भी चर्चाएं चलती रही हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक ऐसे हैं कि जो जिनका ब्राह्मणों में एक पकड़ भी है, और वो एक राजनीति किस ढंग से की जाती है उसका उनके पास व्यापक और अच्छा अनुभव भी है। जहां तक आप आ जाइए दलित में, तो दलित में तो मुझे मतलब अगर लेके भी आते हैं तो वो जो आगरा के, मैं उस समय नाम उनका इस समय मेरे दिमाग से उतर रहा है, सुरेंद्र जी अगर याद दिला दें, जो राज्यसभा में रहे हैं, इटावा से सांसद भी रहे हैं, वो उनके नाम की चर्चा चल रही थी, तो इस समय मेरे दिमाग से उतर रहा है उनका नाम। वो एक तो जरूर हो सकता, कठेरिया शायद, जो आगरा से हैं, उनके नाम को लेके चल रही थी, हो सकता है कि वो आ जाए उसमें से। लेकिन दलित में भी कोई बहुत यहाँ ऐसा कोई वो नहीं है कि जो कोई बहुत जिसकी जनाधार, और दूसरे अगर उस दृष्टि से मीना जी देखा जाए तो कल्याण सिंह जैसा व्यक्ति जो जिसका कि अपनी जातिगत आधार पर उसकी पकड़ थी, ओबीसी में पकड़ थी, लोधों में पकड़ थी, वो समीकरण बैठाए थे, ऐसा इस समय कोई नेता बीजेपी के पास नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। सुरेंद्र दुबे जी, कोई 3 नाम सवर्ण से, ओबीसी, दलित। जी देखिए मीना जी, आप ऐसा सवाल कर रही हैं जिसका उत्तर आपको भी मालूम है, कि फिर भी हम डिबेट में बैठे तो जवाब तो देंगे। सुरेंद्र सर, मैंने ये कहा सर कि जो योग्य है, बनाएंगे या नहीं बनाएंगे मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये जो योग्य है, जिसे बनाने से पार्टी का हित है, उत्तर प्रदेश की सियासत में जिसको कहना चाहिए तो कंट्रीब्यूट, सकारात्मक योगदान हो सकता है। देखिए, अभी एक ब्राह्मण नामों की चर्चा हो रही है, एक मैं बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि ब्राह्मण जो है वो कतई बीजेपी से नाराज नहीं, उसका कारण मैं आपको बताऊं। ब्राह्मणों में एक बहुत बड़ा वर्ग जो पूजा पाठ से संबंधित है, मंदिरों से संबंधित है,
यज्ञ हवन कराने वाला से संबंधित है, उसको इस राज्य में खूब माल पानी मिल रहा है, उसकी रोजी रोटी अब बढ़िया चल रही है। जिस पंडित जी को हम 51 रुपए देते कथा करने के, वो 5,000 रुपए लेते हैं। जो पंडित जी शादी कराते थे वो अब बाकायदा ठेका लेते हैं अभी। और मैं ये कोई इधर उधर बात है, हमारी भतीजी की शादी थी, प्रमोद भी थे उसमें। जिस पंडित जी को कहा तो वो गायब थे, तो हमने उनको फोन किया तो खैर बात होते कल भैया और जगह जाना था, वो पूछा तो कभी अब तो ठेका चल गया है, तो 8,000 आपके यहाँ का ठेका है, 8,000 कही तो 20,000 25,000 रुपए शादी के सीजन में कमा रहे हैं। और बाकी जो ब्राह्मण है वो पॉलिटिकल रेस में नहीं है, या तो वो संघर्ष कर रहा है या वो दूसरे, उसको मालूम है कि हमको कोई पॉलिटिकली कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है कि ब्राह्मणों में बीजेपी को लेकर कोई असंतोष नहीं है, वो उनको पूजा पाठ से खाने पीने की व्यवस्था पूरी है तो प्रसन्न है। अब आप आ जाइए दूसरे एक नाम, जैसे ब्रजेश पाठक का प्रमोद ने लिया, मैं उनका इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ तो बिला वजह केस किसी का क्यों खराब कर। वो अच्छे नेता हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा कि जिसकी चर्चा हम लोग कर देते हैं उसका नुकसान हो जाता है, तो हम इसलिए उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब आप आ जाइए दलित और बैकवर्ड, ठाकुर बनेगा नहीं चूंकि ठाकुर मुख्यमंत्री स्वयं है। देखिए दलित में भी कोई नाम बहुत बड़ा नहीं है, जो क्योंकि मायावती इतनी बड़ी पर्सनालिटी रही कि अन्य किसी दलित नेता को सामने आने का मौका नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से चंद्रशेखर आजाद उभर के आए जो अपनी अलग पार्टी बनाए, और उनका भी लक्ष्य जो है मायावती का अल्टरनेटिव बनना है बेसिकली, इसीलिए बड़ी खूबसूरती से अपनी चालें चल रहे हैं। तो दलित में तो हमें कोई दिखाई नहीं पड़ता। बैकवर्ड देखिए हमारे यहाँ दो ही बैकवर्ड महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में, एक यादव दूसरे कुर्मी। तो देखो यादव से उनको नहीं मिलेगा क्योंकि वो यादव पर अखिलेश यादव के परिवार का पूरा प्रभाव है, और उनका प्रभाव इतना तक है कि अब यादवों को टिकट नहीं देते हैं अखिलेश यादव, अब यादवों को पार्टी में पद नहीं देते हैं। फिर भी यादवों के अंदर एक भावना है कि भाई हमारा नेता अखिलेश है, इसलिए हम इस सब चक्कर में नहीं पड़ते, हमें एक मजबूत नेतृत्व मिला हुआ है। तो यादव से इनको कोई मिलना नहीं। मुझे लगता है घूम घुमा की इनकी निगाह फिर अगर बैकवर्ड में जाएगी तो कोई कुर्मी हो सकता है, जाट हो सकता है। अब जाट का एक पर्टिकुलर एरिया जाट है, नहीं होगा, हैं? जाट सुरन जी इसलिए नहीं होगा, जाट हैं। एक तो इस समय जो अभी चल रहे हैं वो भी जाट है, दूसरे जाटों का समीकरण थोड़ा सा खाली पश्चिम उत्तर प्रदेश के छोटे भागों में है बस। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब नहीं मिलेगा तो बैकवर्ड में तरासेंगे ना। अभी जो जाट है किस लिए है, क्योंकि और कोई बैकवर्ड नहीं मिला। मैं बता रहा हूँ भाई, चूंकि तो एक जो प्रोबेबल्स हो सकते हैं वो कोई कुर्मी हो सकता है, और कुर्मियों पर अपना अनुप्रिया पटेल और उनकी जो दूसरी बहन, ये लोग किसी तरह से अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा संभावना किसी बैकवर्ड के को पद दिए जाने की है, और वो इसलिए भी कि बैकवर्ड सूट करेगा, और वो बैकवर्ड हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी मर्जी से भी लिया जाएगा। तो जाहिर उनकी मर्जी ठाकुर भी नहीं होगा, ब्राह्मण भी नहीं होगा, किसी न किसी बैकवर्ड को जिम्मेदारी योगी जी की मर्जी का बैकवर्ड कौन हो सकता है? देखिए एक चीज तो बिल्कुल सही है कि दिक्कत कुछ ना कुछ हो रही है तभी इतना लेट हुआ। अगर हमारे घर में भोजन अभी तक नहीं बना हो 4-5 बजे तक तो इसका मतलब कोई दिक्कत है। दिक्कतें क्या है, बहुत कम समय बचा है, एक एक बिंदु पे बहुत तेजी से बताने की कोशिश करेंगे। दिक्कत नंबर 1 ब्राह्मण की बात हो रही है। ब्राह्मण नेता ब्रजेश जी की बात हुई, ब्रजेश पाठक जी की। पहली चीज हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की एक अदा है, एक आदत है वो, और अच्छी भी है, होना भी चाहिए। मूल रूप से वो संगठन में अपने ही लोगों को रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लोग रिटायर हो गए या उनको जो है वो परामर्श श्रेणी में डाल दिया गया। जो नए लोग हैं उसमें ज्यादातर आयात किए हुए हैं, कोई कांग्रेस से आया है, कोई बसपा से आया है, कोई सपा से आया है। तो
संगठन में पूरी कोशिश की जाती है कि ऐसे को ना लिया जाए जो मूल रूप से भाजपाई ना हो। ब्रजेश पाठक मूल रूप से भाजपाई नहीं है। दूसरी बात, अगर ब्राह्मण को बनाया जाता है तो मीडिया ही उसमें तमाम तरह के तंज करेगी, कहेगी कि भाई मुख्यमंत्री हो गए ठाकुर, ब्राह्मण हो गए अध्यक्ष, तो फिर कहां भैया पिछड़े और दलितों के लिए क्या किया जा रहा है। कोई ये तंज करेगा, और ये बात सच भी हो सकती है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में और मारकाट शुरू हो जाएगी। कहेंगे देखिए मुख्यमंत्री जो है वो अध्यक्ष की नहीं सुन रहे, अध्यक्ष जो है, तो ये तो दिक्कत। दूसरी दिक्कत जो सबसे बड़ी है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में जो अमित शाह ने रणनीति खासतौर से उत्तर प्रदेश में तैयार की थी, पिछड़ों दलितों को पार्टी में लाए जरूर, लेकिन उन्होंने नेता नहीं तैयार किए। खाली टिकट दे रहे ना, मंत्री बना देना था, नेता नहीं बनता, उसको मौका दिया जाता है। आज की तारीख में सारे मंथन से एक बात तय हो रही है कि दलित वोट बैंक के पीछे पूरे देश की राजनीति भाग रही है, लेकिन कोई राजनीतिक दल किसी दलित नेता को पैदा नहीं कर रहा है। राष्ट्रपति बना देंगे, टिकट दे देंगे, सांसद बना देंगे, मंत्री बना देंगे, लेकिन वो मौका नहीं देंगे जिससे दलित एक मुखर होके एक बड़े जनाधार वाला नेता, जैसा कि अभी दुबे सर ने जिक्र किया या गोस्वामी सर ने जिक्र किया कि मायावती तक ने कोई दलित नेता तैयार नहीं किया जो दलितों के उत्थान के लिए पूरे देश के सबसे बड़ी नेत्री हैं। और बीजेपी ने भी बहुत बातें की कि दलित समाज को हम मौका दे रहे हैं, और दलित समाज उनके साथ आया भी, उनको जिताया भी, लेकिन नेता कोई नहीं तैयार हुआ। आज उत्तर प्रदेश में जो पीटीए की बिसात अखिलेश यादव ने बिछा दी है, तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर तो होना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं जाति की राजनीति को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन दलित और पिछड़ा कोई नेता ऐसा है ही नहीं जो बड़े जनाधार का नेता हो, और जो योगी के बराबर कम से कम मुख्यमंत्री अगर क्षत्रिय तो सामने खड़ा हो तो उसका भी कद हो, उसका जनाधार हो, वो कम से कम उत्तर प्रदेश की जमीन तैयार कर सके। तो ये पार्टी की दिक्कत है और इसी वजह से इतनी देर हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो तस्वीर समझ में आ रही है वो ये है कि बीजेपी इस वक्त नेताओं की, दरअसल योग्य नेताओं की किल्लत में है। इसीलिए पार्टी के पास चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो चाहे प्रदेश के अध्यक्ष की बात हो, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा चेहरा जो अध्यक्ष की कुर्सी संभालकर मुख्यमंत्री के साथ तालमेल कर संगठन को मजबूत करे और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में एक बड़ा रोल निभाए, वैसा उत्तर प्रदेश में और देश में पार्टी को चेहरा समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए इतना समय लग रहा है। अब ये समय कौन से चेहरे पर जाकर कॉम्प्रोमाइज करेगा ये कहना चाहिए, क्योंकि इतनी देर की चर्चा में ऐसा नहीं हुआ कि ये दो नेता ऐसे हैं जिनको पार्टी बना दे तो बीजेपी अपना पूरा का पूरा चुनाव ठीक से निकाल दे। क्योंकि दरअसल ऐसे नेताओं का अभ्युदय होना या ऐसे नेताओं का जन्म होना या ऐसे नेताओं की मेहनत से सामने आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है जिसको होने में पूरा दशकों लगते हैं, दशक नहीं दशकों। और ऐसे दशक लगाने वाले, कई दशक लगाने वाले नेता बीजेपी में इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में ढूंढना मुश्किल हो रहा है, और इसीलिए पार्टी को इतना समय भी लग रहा है कि किस पर वो दांव खेले, किसको ऐसा अध्यक्ष बनाए कि योगी आदित्यनाथ के साथ तालमेल भी हो, तो उन्हें कंट्रोल भी रखे, नियंत्रण में भी रखे, पार्टी को आगे भी बढ़ाए, तो चुनावों की जीत भी सुनिश्चित करे। देखते हैं किस पर पार्टी दांव खेलती है। अभी तो नजर बनाए रखिए, कुछ और बार भी हम चर्चा करेंगे ऐसे ही आने वाले समय में, जब तक अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो जाता। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देखते हैं वो हमारे पैनलिस्ट से अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो लाइव डिबेट में आप कमेंट बॉक्स में जाकर यूट्यूब पर या फेसबुक पर आप हमारे पैनलिस्ट से सवाल कर सकते हैं। आप इस विषय पर अपनी राय रख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।